हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी एक ऐसी हैरत अंगेज और चौंका देने वाली चोरी के बारे में है जिसमें ना तो चोरों ने बैंक लूटा, ना ही किसी घर में चोरी की और ना ही कोई कार गायब की, बल्कि चोरों के इस गैंग ने चलती ट्रेन की पूरी बोगी में रखा महंगा और कीमती सामान चुरा लिया। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन चोरों ने इन चोरियों को एक नहीं बल्कि कई बार अंजाम दिया और ये सभी चोरियां चलती हुई ट्रेन में अंजाम दी गईं, जिसके बारे में जब तक लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन चोरियों को अंजाम देने वाला गैंग कोई मामूली गैंग नहीं था, बल्कि ये कई लोगों की एक टीम थी जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करती थी। और जब तक रेलवे अथॉरिटी को इन चोरियों के बारे में पता चला तब तक कई मिलियन डॉलर का सामान गायब हो चुका था। जिस तरह से इस गैंग ने इन चोरियों की प्लानिंग की और जो तरीका उन्होंने इन चोरियों को अंजाम देने के लिए अपनाया वो इतना हैरत अंगेज था कि जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तब उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। और यही वजह थी कि पुलिस को उनको पकड़ने में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आखिर कैसे इस गैंग ने चलती हुई ट्रेन को लूटा और वो कैसे पुलिस के हाथ लगे, ये आपको हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती न्यू जर्सी से, जहां दिसंबर की एक रात एक मालगाड़ी कई मिलियन डॉलर का सामान लेकर न्यू जर्सी से निकलती है। मगर इस ट्रेन का ड्राइवर इस बात से बेखबर था कि आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। ये मालगाड़ी अभी स्टेशन से थोड़ी दूर ही निकली थी और इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ नहीं थी। और यहीं अंधेरे में पटरियों के किनारे कुछ लोगों का एक गैंग इस मालगाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। ये मालगाड़ी जैसे ही थोड़ी स्पीड पकड़ती है उस गैंग के दो लोग फौरन मालगाड़ी की एक बोगी के साथ दौड़ने लगते हैं, जिसमें से दो लोग हैंडल पकड़कर बोगी में लटक जाते हैं और उसका लॉक तोड़कर बोगी के अंदर घुस जाते हैं। बोगी के अंदर घुसते ही वो बाकी लोगों को भी अंदर ले लेते हैं और जब ये मालगाड़ी दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है तब तक इसमें से सारा कीमती सामान और ये चोर बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो चुके थे। ये कोई पहली चोरी नहीं थी जो पहली बार हुई थी, बल्कि ये वो चोरियां थी जिसकी वजह से कई मिलियन डॉलर का सामान गायब हो चुका था और जिसने पुलिस को परेशान कर रखा था। इन सभी चोरियों को जो गैंग अंजाम दे रहा था उसे कॉर्नेल बॉयज के नाम से जाना जाता था और इस गैंग को पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक ट्रेन रॉबरी गैंग भी कहा जाता था। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस इस गैंग के नाम के बारे में जानती थी, इसके बावजूद भी ये गैंग इन चोरियों को इतने लंबे वक्त के लिए कैसे अंजाम देता रहा और पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा इन्हें पकड़ने में। सन 1990 के दौर में ये मालगाड़ियाँ ईस्टर्न अमेरिका के बिजनेसेस के लिए एक लाइफलाइन हुआ करती थी, क्योंकि कई बिलियन डॉलर के कंज्यूमर गुड हर साल इन मालगाड़ियों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाए जाते थे। ये ज़्यादातर मालगाड़ियाँ न्यू जर्सी से होकर गुजरती थी क्योंकि यहाँ बड़े बड़े वेयर हाउसेज थे और इन वेयर हाउस से ये सारा सामान न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में भेज दिया जाता था। इन वेयर हाउस में हर तरह का कीमती सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डिज़ाइनर कपड़े और कई ऐसा सामान था जिसे लेकर ये मालगाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर जाती थी। ये सारा काम कॉनरेल नाम की एक कंपनी करती थी जो उस रीजन की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी थी और वो रोज़ हज़ारों बोगियों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का काम करती थी। कॉनरेल का रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए छोटे कस्बों और बहुत छोटे गांवों तक फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के हर कोने तक सामान पहुंचाने का काम करते थे। हालांकि ये उनके बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मगर साथ ही साथ उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, जिसमें उन्हें हर बोगी को ट्रैक करना पड़ता था और ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, जिसमें रोज़ कोई ना कोई गलती ज़रूर होती थी। जिन रेल यार्ड्स में ये बोगियां खड़ी होती थी वहाँ गार्ड्स और इलेक्ट्रिक जालियाँ तो थीं, मगर ये बोगियां इतनी ज़्यादा थीं कि हर बोगी पर नज़र रखना और उन्हें ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल था। और ये काम तब और भी मुश्किल हो जाता जब ये बोगियां मालगाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर जा रही होती। जहां लॉजिस्टिक कंपनीज इन परेशानियों को सुलझा नहीं पा रहे थे, वहीं कॉर्नेल बॉयज यानी चोरों के गैंग को इसमें एक मौका दिखाई देने लगता है और वो पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम और रेल यार्ड पर बहुत बारीकी से नज़र रखना शुरू कर देते हैं। वो अब तीन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पहली ये कि लॉजिस्टिक सिस्टम काम कैसे करता है, दूसरी ये कि कौन कौन सी बोगियों में सबसे कीमती सामान इधर से उधर जाता है और तीसरी वो कौन सा वक्त होता है जब सिक्योरिटी सबसे कम होती है। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो कोई भी सामान नहीं चुराते थे, बल्कि उनके टारगेट पर लग्जरी आइटम जैसे डिज़ाइनर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और हर वो सामान होता था जिसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा हो। और यही वो वजह थी कि एक बार उनका गैंग $2 लाख के टॉमी हिलफिगर के डिज़ाइनर कपड़े चुराने में कामयाब हो गया। ये गैंग इन चोरियों को इतनी सफाई से अंजाम दे रहा था कि कॉनरेल लॉजिस्टिक को आर्म्ड ऑफिसर अपनी ट्रेन में तैनात करने पड़े, मगर इसके बावजूद भी वो इस गैंग को नहीं रोक पाए। और इसके पीछे की वजह थी वो शख्स जो इस पूरी गैंग को चला रहा था। इस गैंग के मास्टरमाइंड का नाम था एडवर्ड मॉन्गन, जिसका जन्म न्यू जर्सी में पटरियों के किनारे बने एक घर में हुआ। चूँकि उसने बचपन से ही अपने घर से मालगाड़ियों का आते जाते देखा था और इसीलिए ट्रेन उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी।
एडवर्ड बहुत छोटी उम्र से इन मालगाड़ियों में दिलचस्पी लेने लगा जो उसके घर के बाहर से गुजरती थी, और सन 1900 आते आते जब वो 16 साल का हो चुका था तब वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ चोरी छुपे रेल यार्ड में जाने लगा जहाँ ये मालगाड़ियाँ खड़ी होती थी। वो ये बात बहुत छोटी उम्र में ही समझ गया था कि इन मालगाड़ियों में कीमती सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता है, और इसीलिए वो ट्रेन की टाइमिंग पर नज़र रखने लगा और साथ ही साथ ये भी देखने लगा कि कौन सी बोगी में कीमती सामान है और उसे रेल यार्ड में कहाँ खड़ा किया जाता है। बहरहाल 16 साल की उम्र में अपनी पहली चोरी के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये चोरी उसने रेल यार्ड में खड़ी मालगाड़ी की बोगी से की थी, और यहीं से शुरुआत होती है एडवर्ड की अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेन रॉबरी गैंग के लीडर बनने की। जेल से बाहर आने के बाद वो दोबारा छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देना शुरू करता है, और धीरे धीरे वक्त के साथ अब वो पूरी बोगियों से सामान चुराने लगा। वो अब रेल यार्ड के चप्पे चप्पे और वहाँ होने वाली हर चीज़ से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था, और इसी दौरान एक चोरी को अंजाम देते हुए उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया और उसे पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेन रॉबर बना दिया। इस बार चोरी करते वक्त एडवर्ड के हाथ एक वॉकी टॉकी रेडियो लग जाता है, जिसका इस्तेमाल ट्रेन ड्राइवर और वेयरहाउस में काम करने वाले एम्प्लॉय करते थे। ये डिवाइस बिल्कुल पुलिस की वॉकी टॉकी की तरह ही था, जिसमें जब दो लोग आपस में कोई भी बात कर रहे हों तो ये हर वॉकी टॉकी पर सुनाई देती है, और ये रेडियो डिवाइस भी वही काम कर रहा था। अब एडवर्ड भी इस डिवाइस की मदद से ट्रेन इंजीनियर्स, यार्ड मास्टर्स और पुलिस के बीच की बातचीत सुनने लगा, जिसकी वजह से उसे ट्रेन की मूवमेंट्स और उसे अंदर की सिक्योरिटी के बारे में पता चलने लगा, और अब उसे अंदर की वो हर इन्फॉर्मेशन मिलने लगी जो उसके लिए बहुत मददगार साबित हो रही थी। इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एडवर्ड अब अपनी हर चोरी की प्लानिंग बहुत बारीकी से करने लगा, और चूंकि उसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती थी इसलिए वो इन चोरियों को बहुत सफाई से अंजाम देने में कामयाब हो जाता था। बहरहाल अब तक 90 का दशक आ चुका था, और एडवर्ड की एक छोटी सी टीम अब एक बहुत बड़ी गैंग में बदल चुकी थी, जिसे लोग कॉर्नरेल बॉयज़ के नाम से जानते थे, और जिसका लीडर था एडवर्ड मॉन्गन। एडवर्ड ने इन चोरियों को अंजाम देने और रेल यार्ड सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए कई अलग अलग तरीके निकाले, जिसमें से एक तरीका ये था कि वो लोग जंपर केबल्स का इस्तेमाल करते थे ताकि जालियों में दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक करंट को डिसेबल कर सकें। इस पूरी गैंग में एडवर्ड का एक खास आदमी था जिसका नाम था माइकल सेंटानो, और ये वो शख्स था जो पूरी गैंग को संभालता था और एडवर्ड के कहने पर सबको चोरी के लिए तैयार करता था। लगातार बढ़ती चोरियों की वजह से रेल यार्ड की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से एडवर्ड और उसकी गैंग चोरियां नहीं कर पा रहे थे, और तब एडवर्ड फैसला करता है कि वो चलती हुई मालगाड़ी को अपना टारगेट बनाएगा, और यहाँ से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है जिसने आगे चलकर सभी को हैरान करके रख दिया। एडवर्ड और उसकी गैंग अब तक एक शातिर ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे जो किसी भी चोरी को अंजाम देने के कई हफ्तों पहले से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देते थे, और इन सब में उनका सबसे ज़्यादा साथ दे रहा था वॉकी टॉकी रेडियो, जिसकी मदद से उन्हें ये पता चल रहा था कि कौन सी बोगी में कीमती सामान रखा है और कहाँ कहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। इस वॉकी टॉकी के अलावा एडवर्ड ने अपनी गैंग के लोगों को रेल यार्ड के बाहर और अंधेरे में पटरियों के किनारे भी खड़ा कर रखा था, ताकि वो मालगाड़ी पर नज़र रख सकें और एक दूसरे को खबर कर सकें। वो सबसे ज़्यादा ट्रेन की टाइमिंग्स और मालगाड़ी की बोगियों पर नज़र रख रहा था, और जैसे उसे सही वक्त और मौका मिलता वो इन ट्रेन पर धावा बोल देता। मालगाड़ी की बोगियों में घुसने के लिए उसके पास एक अलग टीम थी जो इशारा मिलते ही फ़ौरन इन बोगियों के साथ दौड़ने लगते और चलती हुई ट्रेन में हैंडल पकड़कर चढ़ जाते और फिर उसका ताला तोड़कर अंदर घुस जाते। अंदर घुसने के बाद ये जंपर सारे कीमती सामान के बंडल्स एक एक करके बाहर फेंकना शुरू करते, जिसे बाहर खड़े गैंग के दूसरे मेंबर्स जल्दी जल्दी पास खड़ी गाड़ियों में लोड कर देते, और फिर इन गाड़ी में बैठे ड्राइवर्स इन गाड़ियों को लेकर वहां से निकल जाते। इन चोरियों को बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें गैंग का हर मेंबर ये बखूबी जानता था कि उसे क्या करना है और उसका काम क्या है, जिससे ये चोरियाँ परफेक्ट चोरियाँ साबित हो रही थी। एडवर्ड की पूरी गैंग बिल्कुल मिलिट्री की तरह ऑपरेट कर रही थी, जिसमें उनके गलत होने के चांसेस बहुत कम थे। मगर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एडवर्ड को ये कैसे पता चल रहा था कि कौन सी बोगी में क्या सामान रखा है। एडवर्ड कीमती सामान का पता लगाने के लिए उन कोड्स का इस्तेमाल करता था जो इन बोगियों पर लिखे होते थे, और इन्हीं कोड्स की मदद से उसे ये पता चलता था कि कौन सी बोगी में क्या सामान रखा है, और इसी हिसाब से वो उन बोगियों को चुनता जो उसे टारगेट करनी होती थी। ये तो हो गई प्लानिंग जिसकी मदद से वो लोग चोरियों को अंजाम देते थे। अब सवाल ये आता है कि वो लोग भागने के लिए किन किन रास्तों का इस्तेमाल करते थे। चूँकि एडवर्ड हर चोरी को करने से लेकर भागने तक बहुत बारीकी से प्लान करता था, इसीलिए वो भागने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया, सुनसान पड़े इलाके या ज़रूरत पड़ने पर दलदल से होते हुए भागते थे जो रेलवे ट्रैक्स के आसपास होते थे। इन सभी चोरियों में जो वैन्स इस्तेमाल होती थी उन वैन्स को भी ये लोग रेलवे यार्ड से चुरा लेते थे ताकि वो ये चोरी का सामान आसानी से लेकर भाग सकें।
एडवर्ड की इसी प्लानिंग की वजह से वो लोग अब तक हर चोरी को बखूबी अंजाम दे पा रहे थे और साथ ही साथ पुलिस भी उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। एडवर्ड की इस गैंग ने अपनी चोरियों की शुरुआत बोगियों में रखी स्टेशनरी चुराने से की थी, जिसको अंजाम देने से पहले वो लोग उन जालियों में दौड़ रहे करंट को डिसेबल कर देते जो रेल यार्ड के बाहर थी। इस करंट को डिसेबल करने के लिए वो लोग जंपर केबल्स का इस्तेमाल करते थे और जब ये करंट डिसेबल हो जाता तब वो लोग जालियां फांदकर आसानी से रेल यार्ड के अंदर घुस जाते। कुछ वक्त तक तो वो लोग रेल यार्ड में चोरियों को बहुत आसानी से अंजाम देते रहे, मगर जब रेल अथॉरिटी को ये समझ आने लगा कि उनके यहाँ से चोरियां हो रही हैं, तब उन्होंने रेल यार्ड की सिक्योरिटी को 4 गुना बढ़ा दिया और यहीं से एडवर्ड फैसला करता है कि अब वो रेल यार्ड में खड़ी ट्रेन को टारगेट करने के बजाय चलती हुई ट्रेन को टारगेट करेगा। हालांकि चलती हुई ट्रेन से सामान चुराना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए बेहतरीन प्लानिंग के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ और ट्रेन की टाइमिंग्स का पता होना भी ज़रूरी था। इस पूरी प्लानिंग का सबसे मुश्किल पार्ट जो था वो ये था कि एडवर्ड को चलती हुई मालगाड़ी पर लिखे कोड से ये पता लगाना होता था कि कौन सी बोगी में क्या सामान रखा है, और पूरी गैंग को रेलवे ट्रैक्स के आसपास छुपकर इंतजार करना होता था ताकि मौका मिलते ही वो इस चोरी को अंजाम दे सकें। बहरहाल जैसे ही मालगाड़ी रेल यार्ड से निकलकर बाहर ट्रैक्स पर आती, इस गैंग के कुछ मेंबर्स फौरन एक्टिव हो जाते और मालगाड़ी के करीब आते ही उसके साथ दौड़ने लगते। वो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि मालगाड़ी की स्पीड और उनके दौड़ने की स्पीड बिल्कुल एक हो, जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। और ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर वो थोड़ा भी आगे पीछे होते तो उन्हें बहुत चोटें आ सकती थी या ये पूरा ऑपरेशन ही चौपट हो सकता था। मालगाड़ी के साथ दौड़ लगाते वक्त वो लोग इन बोगियों में लगे हैंडल्स को पकड़ लेते ताकि उनका बैलेंस न बिगड़े, और उस बोगी का पता चलते ही जिसमें कीमती सामान रखा होता वो लोग उसमें चढ़ जाते। इस गैंग के पास कुछ खास औजार थे जिनकी मदद से वो लोग इन बोगियों के तालों को तोड़ते और उनके अंदर घुस जाते। अब वो लोग जल्दी जल्दी इन बोगियों में रखे कीमती सामान के बंडल्स को एक एक करके बाहर फेंकना शुरू करते, जिससे बाहर खड़े गैंग के दूसरे मेंबर वैन्स तक पहुंचाते और फिर ये सभी वैन्स ये बंडल्स लेकर वहां से गायब हो जाती। ये पूरी चोरी उन्हें महज कुछ मिनटों के अंदर ही मालगाड़ी के दूसरे स्टेशन पहुंचने से पहले अंजाम देनी होती थी, क्योंकि अगर उन्हें अपने प्लान से ज़्यादा देर लगती तो वो पकड़े जाते। इन सभी चोरियों को इतने बेहतरीन तरीके से प्लान किया जाता था कि जब कीमती सामान के बंडल को वैन में लोड किया जा रहा होता था, इसी दौरान गैंग की एक और टीम थी जो पुलिस और अपने आसपास की हर चीज़ पर नज़र रख रही थी ताकि अगर पुलिस आ जाए तो वो उन्हें खबर कर सकें। बहरहाल जो टीम मालगाड़ी में चढ़कर बंडल्स बाहर फेंकती थी वो सभी चोरी के बाद ट्रेन से बाहर कूदते और आसपास के सुनसान इलाकों में गायब हो जाते। एडवर्ड ने अब अपनी चोरियों और प्लानिंग को और आसान बनाने का एक और तरीका निकाल लिया था, और वो ये था कि अब वो चोरी की वॉकी टॉकी रेडियो पर वेयरहाउस का डिस्पैचर बनकर बात करने लगा, जिससे उसे हर मिनट की अपडेट मिलने लगी और साथ ही साथ ये भी पता चलने लगा कि कौन सी मालगाड़ी कितने बजे कहाँ के लिए निकलेगी और किसमें कौन सा कीमती सामान रखा है। इस इन्फॉर्मेशन की मदद से एडवर्ड और उसकी गैंग अब पुलिस से 2 कदम आगे थे और अब वो उन चोरियों को अंजाम दे पा रहे थे जिन्हें करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। इस पूरी चोरी में एडवर्ड की गैंग नेक्सटेल फ़ोन्स का इस्तेमाल करती थी, और चूंकि उन सभी ने अपनी एक कोड लैंग्वेज बना रखी थी जिसकी वजह से अगर पुलिस उनकी कॉल्स टैप भी करती तो भी उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, और ये उनके लिए एक बहुत मजबूत पहलू साबित हुआ जिससे वो बिना डरे हुए अपनी चोरियों की प्लानिंग कर रहे थे। इन चोरियों की प्लानिंग के साथ साथ एडवर्ड ने अपना एक बायर नेटवर्क भी बना रखा था, जिसमें उसके पास अच्छे खासे बायर्स थे जो ये चोरी किया हुआ सामान खरीदते थे। एडवर्ड ये सारी डीलिंग पर्सनली खुद करता था और वो इन बायर से पर्सनली मिलकर ये सारा चोरी का सामान उन्हें बेचता था। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि पूरी गैंग में ये कोई नहीं जानता था कि ये चोरी का सामान खरीदता कौन है, और एडवर्ड ने हमेशा इस बात को छुपा कर रखा था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि पुलिस के हाथ कभी भी उसके किसी बायर तक पहुँचे जिसकी वजह से वो लोग पकड़े जाएं। अब जैसे जैसे वो लोग अपनी परफेक्ट चोरियों को अंजाम देते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी कमाई बढ़ती जा रही थी, मगर साथ ही साथ अब वो लोग पुलिस की नज़रों में भी आना शुरू हो गए थे। सन 1990 आते आते कॉनरेल बॉयज़ की गैंग पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थी, क्योंकि रेल कंपनीज को इनकी वजह से कई $मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा था, और साथ ही साथ गवर्नमेंट और प्रेस का प्रेशर उन पर बढ़ता जा रहा था ताकि वो जल्द से जल्द इस गैंग को पकड़े। क्योंकि एडवर्ड और उसकी गैंग पूरी तरह इन चोरियों को करने में माहिर हो चुके थे, और इसीलिए दिसंबर सन 1997 आते आते वो अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन चोरी को अंजाम देते हैं। इस बार मालगाड़ी की जो बोगी उनके टारगेट पर थी उसमें लगभग $2 लाख के टॉमी हिल फिगर के डिज़ाइनर कपड़े थे, और इस बार भी उनकी प्लानिंग कई दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। एडवर्ड इस बार भी चोरी की हुए वॉकी टॉकी रेडियो की मदद से ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि ये डिज़ाइनर कपड़े किस बोगी में रखे हैं और ये बोगी ट्रेन के किस हिस्से में लगी है।
यहाँ से शुरू होता है उन लोगों का काम जो इन बोगियों और ट्रेन पर नज़र रखने का काम करते थे, ताकि आने वाले किसी भी खतरे के बारे में वो लोगों को चौकन्ना कर सकें। जिस जगह ये चोरी प्लान की गई थी वो रेलवे ट्रैक्स के किनारे एक सुनसान एरिया था जो न्यू जर्सी के नॉर्थ वर्जिन में था। ये एरिया एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां आसपास बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था और ये उनके लिए एक परफेक्ट जगह थी अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए। इस बार भी सब कुछ पहले की तरह ही प्लान था कि जंपर्स दौड़कर बोगी के अंदर चढ़ेंगे और बंडल्स को बाहर फेंकेंगे, जिसके बाद इन बंडल्स को बाहर खड़ी वैन में डाला जाएगा और ये वैन इन बंडल्स को लेकर इस एरिया से निकल जाएंगी। बहरहाल ये ट्रेन रेलवे यार्ड से निकलने के बाद 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ चुकी थी, जो ना बहुत ज़्यादा थी और ना ही बहुत कम थी। मगर इसके बावजूद जंपर्स ट्रेन की स्पीड के साथ दौड़ना शुरू करते हैं और हैंडल पकड़कर उस पर चढ़ जाते हैं। वो लोग अपने साथ क्रो बार्स लाए थे, जिसकी मदद से वो इस बोगी का ताला तोड़ देते हैं और जैसे ही वो बोगी के अंदर घुसते हैं उन्हें अपने सामने टॉमी हिलफिगर के बॉक्सेस दिखाई देते हैं जिसमें डिज़ाइनर कपड़े भरे थे। उनका प्लान कामयाब हो चुका था और जैसी उन्होंने उम्मीद की थी उन्हें बिल्कुल वही सामान इस बोगी के अंदर मिला था और फिर वो आराम से एक एक बॉक्स को ट्रेन के बाहर फेंकना शुरू करते हैं ताकि इन्हें वैन में लोड किया जा सके। हर एक एक बॉक्स की कीमत हज़ारों डॉलर्स में थी और एडवर्ड का गैंग ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि उन्हें ये चोरी महज कुछ ही मिनटों में निपटानी होगी ताकि दूसरा स्टॉप आने से पहले वो सभी ट्रेन से कूदकर भाग जाएं। एडवर्ड लगातार फ़ोन के जरिए इस पूरी चोरी को मॉनिटर कर रहा था ताकि सही वक्त पर वो लोग चोरी को अंजाम देकर वहां से निकल सकें। महज 10 मिनट के अंदर ही वो लोग 50 बॉक्सेस को बोगी से बाहर निकाल चुके थे और फिर वो सभी रातों रात गायब हो गए। बहरहाल ये मालगाड़ी जब अपने अगले स्टॉप पर पहुंचती है तब रेल यार्ड वर्कर देखता है कि बोगी खाली पड़ी है और उसमें रखे डिज़ाइनर कपड़ों के बॉक्सेस गायब हैं, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि कॉर्नेल बॉयज़ कोई मामूली चोर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और बेहतरीन ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया था, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। इस चोरी की खबर पूरे न्यू जर्सी में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लॉ एनफोर्समेंट हाथ धोकर कॉर्नेल बॉयज़ के गैंग के पीछे पड़ गई और वो किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना चाहते थे। इन चोरियों को अंजाम देने के बाद ना तो ये गैंग कोई सबूत छोड़ता और इस तरह गायब होता कि कई सालों तक पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई। और चूंकि पुलिस जानती थी कि इन चोरियों के पीछे किसका हाथ है, मगर इसके बावजूद भी वो कॉर्नेल बॉयज़ के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए। एडवर्ड का फोकस हमेशा से ही इसी बात पर था कि वो उन बोगियों को टारगेट करे जिसमें कीमती सामान हो, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि छोटी मोटी चोरियों के लिए वो लोग इतनी मुसीबत और परेशानी मोल लें और इसी वजह से हर चोरी में वो लोग हज़ारों लाखों डॉलर्स बनाने में कामयाब हो जाते थे। ये सारा चोरी का माल एडवर्ड अपने बायर्स को बेचता था, जहां से उसे मौके पर ही कैश मिल जाता था और वो ये सारा कैश अपनी पूरी गैंग में बांट देता था, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा खुद एडवर्ड को जाता था। एडवर्ड अपनी गैंग के मेंबर्स की पैसों के अलावा भी काफ़ी मदद करता था और यही वो वजह थी कि वो सालों से पूरी वफादारी के साथ उसके लिए काम कर रहे थे, जबकि पुलिस दिन रात उनके पीछे पड़ी थी। अब एडवर्ड और उसकी गैंग इतने पैसे कमा चुके थे कि वो सभी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगे, जिसमें वो लोग महंगी गाड़ियाँ चलाने से लेकर महंगे कपड़े पहनने लगे और साथ ही साथ अय्याशी करने के लिए महंगे क्लब्स और रेस्टोरेंट जाने लगे। एडवर्ड भी अब कसिनोज में जाकर बड़ी रकम से जुआ खेलने लगा और अब उसका पूरा गैंग राजाओं जैसी ज़िंदगी जी रहा था, मगर साथ ही साथ उन पर पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ता जा रहा था और इसके पीछे की वजह थी वो मशहूर चोरियाँ जिसके पीछे उनका हाथ था। हर चोरी अपने पीछे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक सवाल छोड़ रही थी जिसे वो सुलझा नहीं पा रहे थे और बढ़ता प्रेशर देख वो फैसला करते हैं कि वो अब इस केस को अलग तरह से सॉल्व करेंगे। सन 2000 आते आते कॉर्नेल बॉयज़ सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और चोर बन चुके थे और इन्हें पकड़ना लॉ इन्फोर्समेंट की सबसे टॉप प्रायोरिटी बन चुका था, जिसके बाद फेडरल एजेंसीज लोकल स्टेट पुलिस के साथ मिलकर इन्हें पकड़ने का फैसला करते हैं। मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी एक बहुत बड़ा रेल नेटवर्क जिसकी छानबीन करके उन्हें इन चोरों को पकड़ना था। ये रेल नेटवर्क न्यू जर्सी में कई सैकड़ों किलोमीटर्स में फैला हुआ था, जो इंडस्ट्रियल एरियाज, छोटे मोटे गांव और सुनसान रास्तों से होकर गुजरता था और इतना बड़ा एरिया होने की वजह से रेल डिपार्टमेंट के लिए मुमकिन नहीं था कि वो हर एरिया पर नज़र रख सकें और इसी का फ़ायदा उठाकर कॉर्नेल बॉयज़ उन एरियाज़ में मालगाड़ी लूटते थे जहाँ किसी की नज़र उन पर ना पड़े। इस गैंग का सबसे ज़्यादा साथ उस वॉकी टॉकी रेडियो ने दिया जिससे उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और साथ ही साथ नेक्सटेल के एनक्रिप्टेड फ़ोन्स जिनकी मदद से वो पूरी चोरी को कोऑर्डिनेट करते थे। इस गैंग की कामयाबी के पीछे एक और वजह थी और वो थी एडवर्ड की चालाकी, क्योंकि उसने इन चोरियों को इस तरह प्लान किया था कि गैंग का हर मेंबर बस ये जानता था कि उसे क्या करना है और ना तो वो पूरे प्लान के बारे में जानता था और ना ही ये चोरी का सामान किसे बेचा जाता है इस बारे में जानता था।
इसी प्लानिंग की वजह से पुलिस ना तो इस गैंग को पकड़ पा रही थी और ना ही चोरी किए हुए माल को बरामद कर पा रही थी। और अगर एक आध गैंग मेंबर उनके हाथ लग भी जाता तो भी उसके पास इस चोरी और प्लानिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और वो ये थी कि ट्रेन रॉबरीज को प्रॉपर्टी क्राइम माना जाता था, जिसकी वजह से अगर कोई चोर पुलिस के हाथ भी लगता तो भी उसे छोटी मोटी सज़ा के बाद रिहा कर दिया जाता। एडवर्ड ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था और इसीलिए वो बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी इन चोरियों को अंजाम दे रहा था। मगर वो इस बात से बेखबर था कि उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डालने के लिए पुलिस नई चाल चलने वाली है। पुलिस लगातार इसी कोशिश में लगी थी कि वो एडवर्ड और उसकी गैंग पर रैकेटरिंग यानी फ्रॉड के चार्जेस लगाए और यही वो एक तरीका था जिसकी मदद से वो इस पूरे गैंग को ख़त्म कर सकते थे और सलाखों के पीछे भेज सकते थे। पुलिस के हाथ पहली कामयाबी तब लगी जब उनके हाथ एक बायर लग गया जो इस चोरी के सामान को खरीदता और बेचता था और जिसने पुलिस को वो पुख्ता सबूत दिए जिससे कॉर्नरेल बॉयज़ और इन चोरियों में कनेक्शन सामने आ गया। चूँकि पुलिस एडवर्ड और उसकी गैंग को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो दिन रात उन लोगों पर नज़र रखने लगे ताकि वो उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके और उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकें। नज़र रखने के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि एडवर्ड अक्सर अटलांटिक सिटी के कसिनो जाता है जहां वो हज़ारों डॉलर जुए में उड़ा देता है और अपनी अमीरी का दिखावा करता है। इससे साफ पता चलता है कि एडवर्ड ने जितनी चालाकी इन चोरियों को अंजाम देने में दिखाई, उसने इन्हें छुपाने में उतनी लापरवाही और उतनी बेवकूफ़ी दिखाई और यही वजह बनी उसके पकड़े जाने की। पुलिस ने एक टेक इंजीनियर की मदद से एडवर्ड और उसकी गैंग के बीच होने वाली कॉल्स को ट्रैक करना भी शुरू कर दिया और जिन कॉल्स की वजह से वो पुलिस से 2 कदम आगे रहते थे वही कॉल्स अब उनके लिए मुसीबत बनने वाली थी। पुलिस अब एक एक कॉल को बहुत बारीकी से सुनने लगी और उसकी रिकॉर्डिंग करने लगी, जिससे पुलिस को इस पूरे गैंग की और इन चोरियों की एक एक डिटेल के बारे में पता चलता गया कि कैसे ये लोग इन चोरियों को अंजाम देते हैं, कैसे भागते हैं और एडवर्ड किन किन लोगों को ये चोरी का सामान बेचता है। और अब पुलिस पूरी तरह तैयार थी इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करने के लिए। बहरहाल दिसंबर सन 2001 में पुलिस को पता चलता है कि एडवर्ड और उसका खास आदमी माइकल एक क्लब में जाने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस इस नाइट क्लब पर रेड मारने का फैसला करती है। इस रेड में कुल 20 पुलिस ऑफिसर शामिल थे जिन्होंने सिविल ड्रेस पहन रखी थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि एडवर्ड को इसकी खबर लगे और वो यहाँ से भाग निकले। वो सभी पुलिस ऑफिसर क्लब के अलग अलग हिस्सों में खड़े होकर एडवर्ड और माइकल पर नज़र रखने लगते हैं और वो दोनों जैसे ही क्लब से बाहर निकलते हैं पुलिस उन्हें घेर कर फौरन गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के हाथ अब इस गैंग के खिलाफ काफ़ी सबूत लग चुके थे, जिसमें रिकॉर्डेड कॉल, सीसीटीवी फुटेज और बायर्स की गवाही शामिल थी, जिसके बाद एडवर्ड और उसकी गैंग पर कोर्ट में कई चार्जेस लगाए गए। पुलिस ने उन पर फ्रॉड, चोरी और साजिश का मुकदमा दर्ज किया और कुल 23 गैंग मेंबर्स को एडवर्ड के साथ जेल भेज दिया गया और इस तरह पुलिस अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेन रॉबरी गैंग को पकड़ चुकी थी। कुछ वक्त बाद कोर्ट में कॉर्नरेल बॉयज़ गैंग का ट्रायल शुरू होता है, जिसमें वकील कोर्ट को बताता है कि कैसे इस गैंग ने कई मिलियन डॉलर का सामान रेल यार्ड और मालगाड़ी से चुराया, कैसे पुलिस को कई सालों तक चकमा दिया और कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, जिसके बाद एडवर्ड को इन चोरियों का मास्टरमाइंड करार देते हुए 13 साल की सज़ा सुनाई जाती है। एडवर्ड के खास आदमी माइकल को 10 साल और गैंग के बाकी मेंबर्स को 5 से 12 सालों के बीच सज़ा सुनाई गई। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, मगर साथ ही साथ इन चोरियों ने रेलवे सिस्टम की कई कमियों को सामने लाकर रख दिया, जिसका फ़ायदा इस गैंग ने उठाया। हालांकि ये गैंग कभी पकड़ा नहीं जाता, मगर पैसों के दिखावे और अपनी अय्याशी की वजह से पुलिस को इन पर शक हो गया और ये पुलिस के हाथ लग गए। ये थी कहानी उस गैंग की जिसने पूरे अमेरिका की सबसे बेहतरीन ट्रेन रॉबरीज को अंजाम दिया, मगर अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से पकड़े गए और उन्हें आज भी सबसे शातिर ट्रेन रॉबर्स के नाम से याद किया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।